स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास LTGR से GDC की टेस्ट सीरीज में। और आज हम आपको टेस्ट सीरीज नंबर 4 कराने जा रहे हैं। आप सब यदि इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, हमारा फ़ोन नंबर भी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ एक खुशखबरी भी आपको देना चाहते हैं कि GDC और GRC के बच्चों के लिए और PGT के बच्चों की तैयारी के लिए राजनीति विज्ञान का जो विषय है उसको हम इंडिविजुअल भी लेकर के बहुत जल्द आपके सामने आ रहे हैं। और आप सब हमारे 15 साल के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। और 2018 में ही नहीं, उसके पहले भी हमने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज PCS भी हैं और SI और दरोगा रैंक पर भी मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन में तो बता नहीं सकते कितने बच्चे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का रिकॉर्ड तोड़ अनुभव है। सिविल सर्विस की तैयारी में भी हमारे बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आपका टेस्ट सीरीज नंबर 4 में। और हम अपने टेक्निकल इंजीनियर छोटे भाई मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि जिनके सौजन्य से और जिनके तकनीकी अनुभव और ज्ञान से इस क्लास को खूबसूरत बनाया जा रहा है। देखिए, हम पढ़ाने में तो महारत है मुझे, लेकिन तकनीकी ज्ञान में हम शून्य हैं। तो ये जो तकनीकी सुधार हो रहा है, तकनीकी जानकारियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं, उसके लिए हम मनोज जी को बहुत प्यार आभार देते हैं। और ईश्वर उनके जीवन को खूबसूरत बनाएं और वो सुख समृद्धि से भरा जीवन हो। और ऐसे लोगों की समाज में बहुत कमी है जो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और भी बिना किसी स्वार्थ के। तो मनोज जी हमारा जो सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं, और उस प्यार का ऋण कोई चुका नहीं सकता है। बस ईश्वर से ही प्रार्थना है कि उनका जीवन खूबसूरत बने। चलिए टॉपिक पे आते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल आपको दिए गए हैं। आपको सुमेलित करना है यमुना नदी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। तो आप सभी जानते हैं कि यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। कृष्णा नदी जो निकलती हैं, ये कृष्णा का जो उद्गम है ये महाबालेश्वर से निकलती हैं। और गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो नासिक के त्रयंबक से है। और इसके बाद जो महानदी हैं इनका उद्गम स्थल सिहावा है। तो इसका उत्तर डी होगा, यानी पहले का उत्तर डी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती हैं? तो रियो ग्रांडे नदी जो है अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। यह प्रश्न भी आयोग अपनी परीक्षाओं में कई बार पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी होगा। शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम किस लिए महत्वपूर्ण हैं? तो आपको बता दें कि ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं जो तमिलनाडु में हैं। तो 3 का उत्तर जो होगा बी होगा, विकल्प बी है। और इसके बाद शिव समुद्रम जो आप सभी जानते हैं ये जल शक्ति है, और कल्पक्कम जो है ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें आवंटित हैं, सही बात है। लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं, दोनों कथन सही है। यानी राज्यसभा की 31 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप आएँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संबंध में आपको विचार करना है और सही विकल्प चुनना है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कथन दोनों सही हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सतत विकास लक्ष्य नहीं है 2030 तक। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों में से कौन सा लक्ष्य नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो 0 भूख, 0 हंगर, तो शून्य भूख, लैंगिक समानता, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, ये तीनों ही SDG में शामिल हैं। जबकि अंतरिक्ष अनुसंधान ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विषय नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? आपको बार बार बता दें, ये प्रश्न आयोग अपनी परीक्षाओं में लगातार पूछ रहा है। हांगुल ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है।
तो विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी होगा। काले हिरन तो आप सभी जानते हैं, राजस्थान में शिकार करने के लिए कुछ लोग गए थे तो जिन पर केस भी चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में हांगुल नाम का हिरन है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये जामनगर गुजरात में है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। और कथन 2 है, संसद को अपने किसी भी सदन की सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दोनों ही बातें सही हैं और दोनों कथन सही हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, खरीदादार कौन था? तो खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। जो फरमानों को भेजता था उसी को खरीदादार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिरोज शाह तुगलक के नगर कोट अभियान दौरान 300 से अधिक सांस्कृतिक पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? अजीजुद्दीन खान ने किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अजीजुद्दीन खान ने फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान 300 से अधिक पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद किया था। अजीजुद्दीन खान, विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो आप सबको पता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से जल प्रदूषण की जांच की जाती है। तो उत्तर होगा बी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी फॉर बास्केट, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में आपको विचार करना है, सही आंसर चुनना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। कथन एक गलत है। और यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। जी नहीं, यह अपना प्रतिवेदन वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। यहाँ ध्यान रखें, राज्य वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। केंद्र वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। तो इसका कथन दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में आ रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम रखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महिला रेजिमेंट का नाम रखा था रानी झांसी की रानी, रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया था लक्ष्मी स्वामीनाथन ने। तो महिला रेजिमेंट के प्रमुख थे लक्ष्मी स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब यह लक्ष्य 2070 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें दोनों विकल्प हैं, इसलिए उत्तर आपका बी होगा। यानी भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? 2070 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखेंगे। और 2070 तक भारत ने ये लक्ष्य प्राप्त करने का जो संकल्प व्यक्त किया है, तो उम्मीद है कि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कथन और कारण दिए गए हैं, आपको उस पर बताना है कि दोनों सही हैं, व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पहला कथन है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु के तट शुष्क रहता है। शुष्क मतलब सूखा रहता है। जी हाँ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अभी जो भारत में आप लोग जून जुलाई अगस्त के महीने में बारिश अपने यहाँ हो रही थी, उसका प्रमुख कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून था। लेकिन ध्यान रहे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु का यानी कोरोमंडल तट शुष्क रहता है, वहाँ बारिश नहीं होती है। तमिलनाडु के तट पर, कोरोमंडल तट पर दक्षिण या आप कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है, तमिलनाडु में होती है। यानी पहला कथन सही है
कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से नहीं, उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल के तट पर तमिलनाडु में, चेन्नई में सबसे ज़्यादा पानी बरसता है। और दूसरा कथन है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही कथन कह रहा है, इसलिए कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। विशेष ध्यान दें, उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और कोरोमंडल के तट पर तमिलनाडु में, चेन्नई में जो वर्षा शीत ऋतु में होती है वह उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, और भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसे विशेष ध्यान दें, निवेदन है, इसे नोट कर लेंगे, ये बहुत पूछा जाता है। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, आपसे पूछ रहा है निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती हैं, तो जी हाँ, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा से मिलती हैं, बात सही है। दूसरा है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती हैं, जी दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेतवा नदी जो है झांसी जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और ये हमीरपुर में आकर के यमुना से मिलती हैं। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 17 का केवल एक विकल्प सही है, यानी उत्तर होगा डी। और क्वेश्चन नंबर 18 है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित था। तो रियो शिखर सम्मेलन 1992, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्रथम कहा जाता है, इसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, और इसी का एजेंडा 21 जो है वो सतत विकास से था। पोषक स्तर बनते हैं तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने पर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी होगा। आप सभी जानते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर अपघटक आते हैं, तो इसका क्रम यही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर ये होगा। रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवरों को मरुभिद जानवर कहते हैं। मरु मतलब मरुस्थल, विद मतलब मरुभिद जानवर। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के महान्यायवादी के बारे में आपको विचार करना है और सही उत्तर देना। ध्यान रखिए, महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें विकल्प है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए योग्य हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला कथन है कि महान्यायवादी की योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। दूसरा कथन है, महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। ये कथन गलत है, क्योंकि महान्यायवादी को राष्ट्रपति कभी भी उसके पद से हटा सकते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति और पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये भारत के प्रथम विधिक नागरिक होते हैं, विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी होगा, यानी कथन एक सही है और कथन दो गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो जाहिर सी बात है, आप जंगल काटते जा रहे हैं, प्राकृतिक वास का विनाश करते जा रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो है उस प्राकृतिक जो वास का विनाश है ये कम से कम करना होगा या बिल्कुल रोकना होगा। तो इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 24 में कथन कारण है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। बिल्कुल कथन सही है। राष्ट्रपति को उस राज्य के विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल आप ध्यान रखें कि कथन मतलब राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ घटनाएं दी गई हैं जिनका आपको कालक्रम बताना है। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाना, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक।
तो आप सभी जानते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। और इसके बाद प्रारूप समिति का गठन आप सबको पता है 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हुई थी। और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कथन कारण दिया गया है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल, क्योंकि संसद लोकसभा, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण की व्याख्या भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 27 है कैप्टन हॉकिंस के बारे में। तो वह 1611 में जेम्स के दूत के रूप में भारत में आया था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि विलियम हॉकिंस 1608 में भारत आया था। वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। जी हाँ, बिल्कुल वह तुर्की भाषा का ज्ञाता था। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य संख्या नहीं हो सकती। बिल्कुल, किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ये बिल्कुल कथन सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। जी हाँ, मिनिमम 40 होंगे, मैक्सिमम उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 होंगे। यानी कथन दोनों सही है। 28 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू जो फिल्म आई थी, तो जिसका निर्देशन राजामौली ने किया था, लेकिन नाटू नाटू गीत के रचनाकार थे यम कीरावानी, यानी 29 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है, आपको बताना है कि कौन से उत्तर प्रदेश की योजना है। तो इसमें है अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश की है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा की है, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है, स्त्री निधि योजना ये तेलंगाना की है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए केवल सी होगा, यानी केवल एक विकल्प सही होगा। संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में विचार करना है। तो इसमें अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। जी हाँ, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत यदि दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो जाए साधारण विधेयक को लेकर, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 31 का आंसर ए होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति के सिफारिशों पर विचार करना है और सही विकल्प चुनना है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ, अशोक मेहता ने ये कहा था कि त्रिस्तरीय को घटाकर 2 स्तरीय करना चाहिए और जिले को विकास का केंद्र बनाया जाना चाहिए, और राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प 1 सही है और 2 गलत है। और हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत का निर्धारण, तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर है, ध्यान रखेंगे। और किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो विकल्प ए होगा टॉक्सवाइड। तो टॉक्सवाइड जो टीका है ये डिप्थीरिया से बचाता है, टेटनस से और काली खांसी से भी। और क्वेश्चन नंबर 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि क्वेश्चन नंबर 35 रामास्वामी नायकर के संदर्भ में विचार करना है। तीनों असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। जी हाँ, रामास्वामी नायकर ने 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया था और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये क्वेश्चन का दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर मिलाने के लिए दिया गया है
की कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं और राज्य दिए गए हैं। किलिमंजारो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है, विशेष ध्यान रखें। किलिमंजारो तो अक्सर पूछता रहता है। किलिमंजारो तंजानिया में है, स्टेनली युगांडा में है, ट्वकल मोरक्को में है और हागर जो है अल्जीरिया में है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, बायोडीजल, भूतापीय ऊर्जा, ये सब आते हैं। पराबैंगनी विकिरण को कौन अवशोषित करती है? तो जाहिर सी बात है ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी आपकी रक्षा कर रही है, जो समताप मंडल में मौजूद हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 है दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो कोरियालिस बल के कारण ही हवा अपने बाईं ओर विक्षेपित होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ विक्षेपित होती है। ध्यान रखेंगे, कोरियालिस बल के कारण ही हवाएं जो होती हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ती हैं। इसी को फेरल का नियम भी कहते हैं। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य? तो मातृत्व मृत्यु दर को कम करना और नवजात मृत्यु दर को कम करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी होगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीफोन नंबर भी मौजूद है। आप सब हमारे अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 15 से 20 दिन जो बचे हुए हैं इसमें आपके समान अध्ययन की तैयारी हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से बेहतर ढंग से करा सकें। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। आप सबको हमारी शुभकामनाएं।